तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टीडी पावर सिस्टम्स के बारे में कौन कॉल हो गया है पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसा आउटलुक चल रहा है। मैंने इसको पिछले क्वार्टर में इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इस बिजनेस में क्या ड्राइवर्स हैं, अलग अलग एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे डेटा सेंटर्स वाले चीजें चल रही हैं। तो वहाँ पे वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी। तो अब वहां से हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, जस्ट एक हल्का सा अगर रिकॉल करते हैं हम लोग कि बेसिकली ड्राइवर्स क्या है। दो तीन ड्राइवर्स चल रहे हैं टीडी पावर सिस्टम्स के, बट उसमें जाते हैं। बट उसके पहले देखिए प्रोडक्ट्स क्या बनाता है टीडी पावर सिस्टम। सो बेसिकली अगेन आप ऐसे समझ लीजिए केपेक्स रिलेटेड कंपनी है। इनका जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। बेसिकली मार्जिन प्रोटेक्टेड वाला बिजनेस है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स देखेंगे वहां पे भी आपको यही चीज दिखेगा। सो अब बनाते क्या है, ये बेसिकली अल्टरनेटर्स बनाते हैं। अल्टरनेटर्स क्या होते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ अ जनरेटर। ठीक है। फिर बनाते क्या है, मोटर्स बनाते हैं, छोटे मोटर्स नहीं बड़े मोटर्स। फिर बनाते हैं आपके गैस टरबाइंस वगैरह हो गया। फिर आपकी रेलवे जो होती है उसमें लोकोमोटिव्स होते हैं ना, जो हमारे उसके अंदर जो ट्रैक्शन मोटर्स रहते हैं, जो आपने ट्रेन के नीचे जो वो व्हील्स वगैरह रहते हैं वहां पे आपके ट्रैक्शन मोटर्स लगे होते हैं। इसके अलावा हाइड्रो के टरबाइंस होते हैं, हाइड्रो प्लांट्स वगैरह होती है ना, रिफाइनरीज में यूज होंगी, स्टीम को यहाँ से वहां लेके जाना है। तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इनके प्रोडक्ट्स। सो तो जस्ट अ सेकेंड। ओके। आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेट मी शो यू। हाँ, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट्स हम कह रहे थे ये सारी चीजें ये लोग बनाते हैं। ओके। अब यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं जो हमने कहा है। अब इसके अलावा तो अब यहाँ से आते हैं बेसिकली किस मार्केट को सर्व करता है। अब देखिए जो ये बेसिकली टीडी पावर सिस्टम्स है, एक आपका डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करेगा। और सिंस अभी इनको तो काफी समय का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इनका एक जो लार्ज चंक ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ना, 70-80% जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इंडियन मार्केट को सर्व नहीं करती है। वो आपके यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, टर्की हो गया, जापान हो गया, रसिया हो गया, ओसियाना जो रीजन है, ओसियाना मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, इन सभी जगहों में बेसिकली सर्व करते हैं। सभी जो बड़े बड़े ओईएम्स है आपके, जितने भी रिफाइनरीज वगैरह हो गया, तो उन सभी को सप्लाई करते हैं। जब आप इस बिजनेस को देख रहे हो तो आपको बेसिकली एक ऐसे समझ लीजिए ना, एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव से देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इनके बेसिकली डिमांड ड्राइवर्स पे। तो डिमांड ड्राइवर्स का मैंने पहले ही कर दिया, पिछले क्वार्टर की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक रफ बैकग्राउंड लेके चले तो देखिए, यूएस में जो बेसिकली जब से सेल गैस की बेसिकली एक्सप्लोरेशन हुआ है, जो मीथेन वगैरह होता है बेसिकली गैस से रिलेटेड है, ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जब से वो हुआ है तो ऑयल एक मेजर यूएस में आपका बेसिकली ऑयल सप्लायर बन गया है वर्ल्ड के लिए। तो वहां पे अभी आप देखेंगे जितनी भी रिफाइनरीज वगैरह है वो काफी गैस टर्बाइंस वगैरह हो गया। फिर आपकी जितनी भी मोटर्स वगैरह जो लगती हैं क्रूड को बेसिकली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाने के लिए, रिफाइनरीज वगैरह है, तो वहां पे यूसेज होता है। अब वो यूज जो होता है उस चीज को आप यूज कहाँ पे करते हो? बेसिकली उन सभी चीजों से आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा। अब देखिए इंडिया के केस में जो आप देखते हो ना, जो बेसिकली गैस टर्बाइंस हो गया या फिर गैस बेस्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो नहीं है इंडिया में। ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया आपका इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। आपका लगभग 80-90% क्रूड बाहर से इंपोर्ट होता है। जैसे भी आपका बात हो रहा है वेनेजुएला से आप ऑयल मंगाने की बात कर रहे हो। इंडिया उस कंटेक्स्ट में देखिए। बट यूएस और यूरोपियन मार्केट है, यूरोप में देखिए डिस्पाइट द रशिया यूक्रेन वार, आपकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रशिया से गैस इंपोर्ट होता है आपके यूरोपियन कंट्रीज में, और आपके यूएस में ऑयल के प्रोडक्शन है। तो यूरोप जो हो गया वहां पे आपका गैस का पूरा डिमांड हो गया, यूएस जो हो गया वहां पे ऑयल प्लस गैस का डिमांड हो गया। अब ये दोनों चीजों से बेसिकली किस सेक्टर के डिमांड को सर्व करते हैं आप? तो देखिए ये पूरा कनेक्ट हो जाता है आपके डेटा सेंटर्स और एआई वाले थीम से। अब उसमें क्या होती है, जब रिन्यूएबल्स वगैरह होते हैं ना, रिन्यूएबल्स आपकी इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब इट कैन वेरी विद द टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाउड सिचुएशन, और जो आपकी वेदर पैटर्न्स होते हैं उससे डिपेंड करता है। उस चीजों के लिए जब एक डेटा सेंटर है या फिर जो आपका एआई सेंटर्स वगैरह है, तो वहां पे आपको एक कांस्टेंट बेस लोड कहते हैं उसको, बेसिकली कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो वो आपको बेसिकली आपको डीजल जनरेटर्स वगैरह से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज अगेन साइज का इशू वगैरह होता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि गैस बेस्ड जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो काफी काम आता है। तो ये जो पूरा है बेसिकली डिमांड ड्राइवर हो गया। फिर देखिए इनका रेलवेज वगैरह का है। अब रेलवेज की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया में देखेंगे तो एक स्टेडी डिमांड है। अब जो पूरा डिमांड सिनेरियो चेंज हो रहा है इंडिया से, बेसिकली आप देखेंगे इनका जो ऑर्डर बुक को हम दिखाएंगे अभी, तो वो बेसिकली इंडिया से शिफ्ट होकर आप देखेंगे रशिया वगैरह हो गया वहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये आपका रेलवे सेगमेंट में चल रहा है। फिर मोटर्स वगैरह देखिए, मोटर्स में जो ट्रैक्शन मोटर हो गया, रिफाइनरीज वगैरह में मोटर्स लगते हैं पंपिंग पावर के लिए। तो वो आपकी स्टेडी डिमांड इंडिया से भी है और फॉरेन से भी डिमांड है। अब इसके अलावा जो इनके कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे अगेन टर्बाइंस अल्टरनेटर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो आपका हाइड्रो प्लांट में भी लगता है। अब देखिए जो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं कि
क्या जो इनके प्रोडक्ट्स हैं किस साइज के हैं, एक्चुअली आपको पहले वो कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो देखिए जो इनके अल्टरनेटर्स है बेसिकली जनरेटर्स वगैरह हैं, ये ग्रिड स्केल के नहीं है, मतलब यूटिलिटी स्केल के नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरेटर सप्लाई करेंगे ये ऐसे नहीं है कि दे आर नॉट द कॉम्पिटिटर्स ऑफ भेल हो गया ना, या फिर ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये आपके एनटीपीसी वगैरह को सप्लाई नहीं करेंगे, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया उनको सप्लाई नहीं करते हैं। ये सप्लाई करते हैं जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। एग्जांपल के लिए आप देखिए कैप्टिव पावर प्लांट्स जो होते हैं ना, जो हम रिन्यूएबल्स वगैरह में भी डिस्कस करते हैं, जहां बेसिकली आपको अपने प्लांट में ही इसको मॉड्यूलर मॉड्यूलर जनरेटर्स कह सकते हो, मतलब एक ही लोकेशन पे आप उसको जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे इनका यूसेज होता है। तो आपको इस तरह से एक रफ अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि क्या पूरा डिमांड सिनेरियो है। अब अगेन डिमांड पे थोड़ा सा और बात करते हैं। तो देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या एआई का वो है बेसिकली बबल वगैरह कहते हैं, तो बट एक्चुअली इन रियलिटी जो देखेंगे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, तो इट्स जस्ट लाइक आपके रिन्यूएबल सेक्टर से कनेक्ट कर सकते हो ना, जहां पे भी अगेन डिमांड तो है बट अगेन बीच बीच में स्पेकुलेशंस काफी ज्यादा होती है। तो वही चीज इनके केस में भी है। तो कंपनी कहता है कि जो इनका गैस बेस्ड टर्बाइंस वगैरह हो गया बाय द एंड ऑफ FY30 इनको डिमांड पूरा काफी ज्यादा दिखता है। और वही चीज बाकी रेलवेज वगैरह में भी यही कहते हैं, और मोटर्स वगैरह में स्टीडी स्पेस पे डिमांड कहते हैं। सो ये बेसिकली इनके डिमांड ड्राइवर्स के बारे में हो गया। अब हम लोग इनके नंबर्स को देख लेते हैं। सो सो ओके ओके, नंबर्स को देखने से पहले पहले एक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो अभी देखिए एक चीज आपको देखना है कि जब आप इस तरह के प्लांट्स देखते हो ना, तो आप देखिए इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 2 पहले थी, एक अभी रिसेंटली कमीशन हुई है। कहाँ पे है? आपके बैंगलोर रीजन के आसपास है ना। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये लोग जो दिखा रहे हैं इस इमेज में, सो आपको और अच्छे से समझ में आए, तो बेसिकली ये एक तरह से आप समझ लीजिए इसको शाफ्ट कहते हैं। अब ये जो लेथ मशीन अगर आपने बचपन में कॉलेज वगैरह में देखा होगा, तो ये लेथ मशीन से बनती है इस तरह की। सो आई रियली गेट फैसिनेटेड बाय ऑल दिस थिंग्स। सो यही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अगेन जब आप इस तरह के इंडस्ट्रीज वगैरह को देखोगे ना, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये एक हाई वैल्यू लो लेस वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, द क्वालिटी चेक्स वगैरह हो गए, या फिर जो आपके मार्जिन ऑफ एरर जो होता है ना इनके बिजनेस में, वो बहुत कम होता है। अब ये सभी चीज को कैसे हम जो ओवरऑल इनके जो ग्रॉस मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, उसमें कैसा इंपैक्ट होता है आपको इनकी फाइनेंशियल नंबर्स में दिखेगा। सो अगेन एक बेसिकली आपको ये आइडिया मिल रहा है ना कि क्या है कि ये जो बिजनेस है इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज होता है। ऐसे ये सेक्टर्स में नहीं है। जैसे अगर आप कुछ ट्रांसफार्मर बिजनेस को देख लीजिए, जैसे वो आपकी हायर वोल्टेज में जाते हैं, तो बेसिकली जो वहां पे कंपटीशन होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स आपको कम दिखेंगे मार्केट में। सो टीडी पावर सिस्टम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ बिजनेस। सो ये है। तो ये जो हम क्वालिटी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, और मैनेजमेंट मिस्टर निखिल कुमार जी हैं, जो बहुत समय से इस बिजनेस को चला रहे हैं। इनकी कमेंट्री सुनेंगे तो आपको एक खास करके पूरा जो एआई सिस्टम्स वगैरह जो चल रहा है उसका एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलने में हेल्प मिलता है। सो अब हम लोग सीधे नंबर्स वगैरह पे आते हैं। सो ओके, ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि बिजनेस बिजनेस जो है कितना डाइवर्सिफाइड है। सो अब देखिए ओके, अब सिंस आपको ये तो समझ में आ गया कि टीडी पावर सिस्टम डिमांड तो ड्राइवर है, केपेक्स रिलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे देखिए साइकिल्स में चीजें चलती हैं, हमने बाकी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बुक होता है उसका इनफ्लो, ऑर्डर बुक में मार्जिन कैसी है, ऑर्डर बुक क्या डिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अभी आप देखेंगे ना, सो लेट मी शो यू समथिंग। सो अगर आप, तो यहाँ पे मैंने टीडी पावर सिस्टम्स का स्क्रीनर पे एक बेसिकली चार्ट पूरा टेबल खुला है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सिंस एक साइक्लिक बिजनेस है, तो पिछले आप 10 साल का हमारे पास डेटा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, हम 2-3 चीजें यहाँ पे नोटिस करते हैं। ठीक है, पहले आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, बेसिकली एबिटा मार्जिन। तो यू कैन क्लियरली सी कि पिछले कई सालों तक इनके जो मार्जिन है स्टैग्नेंट रहे या थोड़े से ऊपर नीचे रह रहे थे। ठीक है, अब पिछले कुछ समय में आप देखिए 12% से वो बढ़ के 18% पे हो गया है। अब वही चीज आप इनके सेल्स नंबर पे देख सकते हो, एक लार्ज चंक ऑफ जो समय है वहां पे लगभग फ्लैटिस रहा है। फिर पिछले कुछ सालों में काफी डिमांड ड्राइवर आया है। तो ये चीज है, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो बेसिकली अगेन साइकिल्स वाली बात है। तो हम लोग अब इस चीज को ऑर्डर बुक्स पे कनेक्ट करते हैं पॉइंट को। तो देखिए पिछले कुछ समय में सिंस जैसे ये एआई वाले थीम हो गई, डिमांड ड्राइवर बेसिकली आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो इनसे जो इनका ऑर्डर बुक है ना, ऑर्डर बुक का पूरा स्प्लिट ही चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्या है, इनका जो फ्रेश ऑर्डर होता है वो पूरा आपके एक्सपोर्ट सेगमेंट से काफी ज्यादा है। तो अगर आप इनकी जो फ्रेश ऑर्डर है अगर आप उसको देखोगे, सो यू विल फाइंड कि इनका जो ऑर्डर बुक है लगभग 84% जो इनकी फ्रेश ऑर्डर बुक है, वो इनके बेसिकली एक्सपोर्ट्स वगैरह से आते हैं Q3 के अंदर। और अगर अगर आप 9 मंथ भी देखोगे ना, तो वो लगभग 39% पे है। सो और जो रैपिड पेस में इनका ऑर्डर का इन्फ्लो है वो कंसिस्टेंटली अभी चल रहा है। और प्रेजेंट जो ऑर्डर हो गया 1845 करोड़ के बीच में है। अब यहीं पे यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, अगर आप यहाँ पे जो इनके बेसिकली इन्होंने जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वगैरह के बारे में बोला है, तो आप देख सकते हो कि इनके जो जनरेटर्स वगैरह हैं इनका आप रेटिंग देखिए लगभग 4.16 किलो वोल्ट की है। अब
कैसे देखिए, इसको जब आप एक यूटिलिटी स्केल पे देखते हो ना, तो वहाँ पे जो जनरेटर्स होते हैं वो लगभग 20-21 केवी के आसपास होते हैं। फिर और देखिए आप इनका, बाकी ये लोग कुछ स्टील प्लांट्स को बनाते हैं अगेन आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। और भी बाकी ऑर्डर्स लिखे हैं यहाँ पे, आप इनको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे 2 पोल जनरेटर्स क्या होते हैं, जनरेटर्स में अगेन 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल इस तरह से होते हैं, बट उस डिटेल पे नहीं जाते हैं। तो ये रशियन वगैरह के लिए भी कर रहे हैं। और जैसे देखिए यहाँ लोग कुछ ये एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह को भी एक गैस टरबाइन के रूप में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। और अगेन वो किस सेगमेंट में वर्क करता है, डेटा सेंटर्स, एआई, और जो मैं मॉड्यूलर पावर आपको बात कर रहा था, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स के आसपास रहते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और अगेन यू कैन पॉज एंड रीड ऑल दीज सेगमेंट्स। अब इनके नंबर्स देखिए, तो नंबर्स आप देखोगे ना, तो पिछले कुछ क्वार्टर से इनका जो प्लांट्स वगैरह है, डिमांड काफी आ रहा है, तो जो इनकी कैपेसिटीज वगैरह होगी वो रैंप अप हो रहा है। रैंप अप होता है तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रोल हो जाता है, तो इसीलिए जो इनके मार्जिन है वहां पे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो वही चीज आपको इनके नंबर्स में दिखती है, तो इनका मार्जिन एक्सपांड होता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और पैट में उसका इंक्रीजमेंट दिखता है। एक और चीज आप इनके ऑर्डर बुक में नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा है अगेन। और डोमेस्टिक का ऑर्डर बुक ऑफ कोर्स कम होगा, सिंस एक मेजर चंक ऑफ जो डिमांड है लगभग आई थिंक डबल डिजिट में सेक्टर ग्रो कर रहा है। अगर आप सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जोड़ देंगे, तो वहां से इनको आपको बेसिकली एक्सपोर्ट सेगमेंट का डिमांड दिखता है। सो अब यहीं पे तो देखिए, जो इनका ऑर्डर बुक का स्प्लिट, बेसिकली हमने जो 1845 करोड़ का ऑर्डर बुक के बारे में बोला था, तो यू कैन क्लियरली सी कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है लगभग 57% वहां पे हो गया। अब इसी में आप इनका रेलवेज का भी एक्सपोर्ट जोड़ लीजिए, और जो टर्की से ऑपरेशन आता है उसको भी जोड़ लीजिए। अब टर्की में क्या है, टर्की में बेसिकली इनकी कंपनी है जिसके वाया यूरोपियन मार्केट को सर्व करते हैं। अब टर्की टर्की के बारे में कुछ और चीजें देख लीजिए। तो क्या होता है, पिछला क्वार्टर जो इनका गया था, तो वहां पे आप देख रहे थे कि यूएस में टैरिफ्स वगैरह के काफी इश्यूज चल रहे थे। तो अब आप इनको तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को सर्व करना ही करना है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए इन लोगों ने टर्की में अपने जो ऑपरेशन है, प्लांट है, वहां से बेसिकली प्रोडक्ट बनाया और उसको डाइवर्ट कर रहे थे यूएस की तरफ या फिर यूरोपियन मार्केट मार्केट की तरफ। सो दिस वाज देयर स्ट्रेटेजी टर्की को लेके। अब यहीं पे थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग यूएस के टैरिफ्स वगैरह के बारे में, और जो इंडिया का ट्रेड डील साइन हुआ है। तो देखिए, जब टैरिफ्स वगैरह होते हैं तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सोना बीएलएस, प्रीसिजन सोना कॉमशार जो कंपनी है आपकी, डिफरेंशियल गियर वाली कंपनी है, उसको आप देखिए और आपको बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो कमिंग बैक टू द हेयर, तो देखिए यूएस में टैरिफ्स के इश्यूज चल रहे थे, तो उसके कारण जो होता है कंपनी ने टर्की वाला रूट अपनाया। अब दूसरा अभी रिसेंट में, अब इसमें एक ये क्वेश्चन होता है कि भाई टैरिफ का प्राइसेस एक्चुअली में पे कौन करता है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया कि एक ये हाई वैल्यू हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनके बेसिकली ओईएम्स होंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो इतना इजिली कहीं और पे स्विच कर सके। अगर कनेक्ट कीजिए, जैसे अभी देखिए यूएस ने टैरिफ लगाया टेक्सटाइल्स वगैरह पे, तो टेक्सटाइल वाले सेगमेंट में आप देखते हो ना, इंडिया से तुरंत बांग्लादेश शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जो पर्ल ग्लोबल कंपनी है उसकी अलग अलग लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पे आपके पास स्कोप होता है, आप अपने जो बेसिकली आपका जो बेसिकली क्लाइंट है वो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। दैट थिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओईएम है, उसको अपना प्रोडक्ट लेना ही है, तो यहाँ पे दे बिकम कंपेल्ड कि भाई वो अपना प्रोडक्ट टीडी पावर सिस्टम जैसे कंपनियों से ही ले। इसमें आपको ये दिखता है कि इनके जो मार्जिन होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दूसरा, जो इनके ओईएम्स होते हैं उनको टैरिफ्स का मनी पे करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा चीज आप देखिए, अभी देखिए देयर वाज एक्सपेक्टेशन की जो इनका जो पिछला कॉन कॉल हुआ था, वहां पे ये लोग कह रहे थे कि लगभग नवंबर या दिसंबर तक इंडिया यूएस के ट्रेड डील साइन होने की बात हो रही है। बट अगेन आपने देखा अभी रिसेंटली इंटरिम डील कह लीजिए उसको, तो कंपनी अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाती है कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो हो रहा है, बट अगेन दे आर होपफुल कि वहां पे साइन हो जाएगा। अब हम लोग वापस ऑर्डर बुक पे चलते हैं। ये हो गया। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि रेलवेज और डोमेस्टिक जो इनका सेगमेंट है वहां से उतना ज्यादा ऑर्डर बुक नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, अब ये कुछ नंबर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे आपने हमने नंबर्स तो पहले देख लिया। आपको यहाँ पे दो चीज दिखाना है, आप इनका ग्रॉस मार्जिन को देखिए और इनका इबेटा मार्जिन को देखिए। देखिए, आपको जब बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी है ना, क्या इनको जो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह सेल है वहां से प्राइसिंग पावर है कि नहीं, तो आप इनके ग्रॉस मार्जिन को देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट्स को देखिए, तो आप देखोगे ना कि ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है, बट इबेटा मार्जिन पे डिक्रीमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, है ना। बल्कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो स्लाइटली इंक्रीज ही हुआ है और वो स्टेबल चल रहा है। तो लगभग ये लोग बात भी वही करते हैं कि जो ग्रॉस मार्जिन से लगभग 35% पे स्टेबल मानते हैं, 33-35% के बीच में। अब इबिटा मार्जिन पे कमी क्यों हुई है? हमने अभी देखा कि इनका जो थर्ड प्लांट है, वो बेसिकली बैंगलोर के पास जो प्लांट है उसमें वो अभी कमीशन हुआ है। तो जब कमीशन होता है तो उसमें एम्प्लॉयज तो आपने पहले लगा दिए, आपने ये रेंट वगैरह तो आपने पे करना पहले से स्टार्ट कर दिया ना, और प्लांट का भी रैंपिंग अप हुआ नहीं है। तो जैसे इस क्वार्टर में हमने देखा कितना इनका रेवेन्यू आया, आई थिंक 550 करोड़ का रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में। सो तो अभी देखिए, तो जो नया प्लांट है मतलब इनका रेवेन्यू 450 करोड़ आया है।
तो अभी जैसा इनका क्वार्टर फोर में इनका जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे जैसे नया प्लांट जो होगा, जो ओल्डर 2 प्लांट्स है वो तो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। जो थर्ड प्लांट है उस पे इनका एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 550 करोड़ के आसपास इनको रैंप अप करेंगे। सो देखिए 550 हम लोग बोल रहे हैं सब कुछ जोड़ के, तीनों प्लांट को जोड़ के। सो आपने ये देखा कि जो क्वार्टर 3 है वहां पे रेवेन्यू कम है, जो इनकी एक्चुअल कैपेसिटी है जो थर्ड प्लांट की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्लांट 3 है वो उसका रैंप अप अभी हुआ नहीं है, तो उसी के कारण आपको जो कॉस्ट होते हैं वो थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको एबिटा पे दिखता है। बट एक और पॉइंट को हम लोग यहीं पे जोड़ते हैं। तो जैसे हमने बात किया कि टैरिफ्स वाले चीजों से बात किया कि ग्रॉस मार्जिन कैसे प्रोटेक्टेड है, वहीं पे एक और पॉइंट आपको देखना है कि जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस होते हैं, जैसे आपने पॉली कैप वगैरह में देखा, हमने खास करके कॉपर और एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, और अपने रिन्यूएबल सेक्टर में हमने देखा कि सिल्वर वगैरह के प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सो अगेन वही पॉइंट, जैसे आप इस बिजनेस को देखते हो ना, तो यहाँ पे प्राइसिंग पावर है, ये अपने कॉस्ट वगैरह को पास कर सकते हैं। तो देयर वाज अ स्पेक्यूलेशन कि भाई इनके जो मार्जिन है क्या कॉपर की प्राइसेस बढ़ने से इम्पैक्ट करेंगे, बट एक्चुअली में आपको दिखा कि वो नहीं होता है। अब देखिए कॉपर का एक्चुअली यूज क्या है इस बिजनेस के अंदर। तो कॉपर क्या है, बेसिकली एक कनेक्टिंग मटेरियल है ना, तो जो भी एक अल्टरनेटर हो गया, टर्बाइंस में तो नहीं, जनरेटर्स वगैरह हो गए, उसके अंदर जो क्वाइल्स वगैरह होती है ना, तो हम मैंने एक इमेज में दिखाया भी था यहाँ पे, तो उसके अंदर जो क्वाइल्स वगैरह होती है वहां पे आपको कॉपर के क्वाइल्स यूज होते हैं। तो एक एक ह्यूज यूज होता है कॉपर का इस बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर। सो वो आपको मार्जिन में नहीं दिखता है, विच इज अगेन अ गुड साइन। सो ये इनके बेसिकली मार्जिन के बारे में हो गया। ओके, सो अब इसके अलावा हम लोग बाकी तो नंबर्स और सारी चीजें ठीक है, तो हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ये इनके हिस्टोरिकल नंबर्स के बारे में हो, तो मिसेलेनियस पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सो सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हो कि जैसे आपने देखा कि इंडिया बांग्लादेश वगैरह हो गया, यहाँ पे जो कॉस्ट का एडवांटेज होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो लेबर कॉस्ट वगैरह, सैलरीज वगैरह रिलेटिवली कम होती है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद यूरोपियन कंट्रीज। तो जब एक कंपनी जो होता है जो इंडिया में बेसिकली प्रोडक्ट्स को अपने मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इनको एक कॉस्ट आर्बिट्राज मिलता है, तो उससे भी इनके मार्जिन को हेल्प प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलता है। एक और चीज आप देखिए, मार्जिन का डिप्रिसिएशन वाली बात हमने देखी। सो अभी आप देख रहे हो बहुत सारे, इथॉस का एग्जांपल काफी अच्छा है, तो वहां पे आप देख रहे हो कि फ्रैंक्स जो स्विस की करेंसी है, उसके कारण वहां पे मार्जिन प्रेशर दिखता है, बिकॉज जो वॉचेस वगैरह होते हैं वो स्विस से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। अब यहीं पे जब आप देखते हो ना कि जितनी भी इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होगी, जो रुपये डिप्रिसिएशन होगा, तो उनको एक डॉलर एप्रिसिएशन का एडवांटेज मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा टीडी पावर सिस्टम्स के। अब इन्होंने क्या किया है, पिछले कुछ समय में अपनी हेजिंग को बेसिकली रोक दिया है, आई थिंक कुछ 10-20% पहले आए हैं, और बाकी हेजिंग को रोक दिया इन्होंने, हेजिंग को रोक दिया है। अगेन हालांकि देखा जाए तो बिजनेस से उसका रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट इज एडवांटेज फ्रॉम द हेजिंग पॉलिसी, बट अगेन सो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, और उस चीज के कारण में इनको हेजिंग का हेल्प मिल रहा है इनके मार्जिन को और बेटर करने में, बट अगेन थोड़ा सा इम्पैक्ट है वो। सो अब एक और चीज है डिमांड के बारे में। तो देखिए डिमांड, जैसे इस तरह के साइक्लिक बिजनेस को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे जब डिमांड को पीक होना है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कंपनी जो कहता है कि हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एक तरह से कह लीजिए, जो मिडिल फेज जो है डिमांड का वो चल रहा है आपका, तो आने वाले समय में भी कंपनी होपफुल है कि अपने डिमांड को, ग्रोथ को कंटिन्यू होता हुआ दिखती है। सो इसके अलावा ओके, अब कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिमांड की तो बात हमने कर ली, अभी देखा आपने कि केपेक्स ये लोग अभी थर्ड प्लांट आया है उसका रैंप अप करेंगे। सो देखिए अब अगेन हम लोग इसको रिलेट करते हैं कि भाई FY 28 जो हम गाइडेंस की बात करेंगे वहां आपको और क्लियर होगा। तो FY 28 के बाद आप केपेक्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बिकॉज वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बेसिकली ये दिखाएगा कि कितना लॉन्ग टर्म डिमांड आ रहा है आपकी कंपनी में, है ना। ये चीज आपके ट्रांसफॉर्मर बिजनेस होंगे वहां पे भी एप्लीकेबल होंगे। सो देखिए कंपनी का जो अभी प्लान है बेसिकली कि भाई FY 28 तक ये लोग कोई और केपेक्स लगाना नहीं चाहते हैं। अब केपेक्स लगाएंगे नहीं तो डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे, तो वो चीज ये लोग देखेंगे कि भाई उस टाइम पे कैसा डिमांड होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सो देखिए प्रेजेंट जो इनकी कैपेसिटी है अभी के लिए, जो थर्ड प्लांट आ गया है उससे कितना केपेक्स कर सकते हैं, वो इन्होंने बोला है कि लगभग 24, आई थिंक 2600 से लेकर 2800, 2600 फिगर ले लेते हैं, तो 2600 तक का केपेक्स, केपेक्स बोल रहा हूँ बेसिकली बिजनेस करने के लिए एप्लीकेबल है वो। सो देखिए यहाँ पे पिछले आई थिंक कुछ क्वार्टर्स पहले इन्होंने एक मेथड का बात किया था, काइजन मेथड। काइजन मेथड क्या होता है, जापानीज टेक्निक है। तो उसमें क्या करेंगे ये लोग, जो अपने प्लांट की ऑप्टिमाइजेशन होगी ना, मतलब जो प्रोसेस वगैरह होंगे, मोर ऑटोमेशन कर दोगे आप, बेटर मशीन्स वगैरह को यूज करोगे, तो उससे बेसिकली स्वेट करेंगे अपने प्लांट्स को। तो ये लोग चाहते हैं अपने प्लांट्स को और स्वेट करके उनसे जितना भी रेवेन्यू ले सकते हैं उसको लेने की बात करते हैं। अब देखिए ये कैसे कनेक्ट होता है, जैसे आप इस बिजनेस की हिस्ट्री देखोगे ना, तो इन्होंने 2011-12 के टाइम पे देखा था जहां पे इनकी केपेक्स इन्होंने लगा दिया था, और उनको ये लोग रैंप अप नहीं कर पाए थे। तो ये लोग वैसे सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते हैं। अगेन इसको आप कनेक्ट कीजिए सेल्चर टेक्नोलॉजी से, या फिर जैसे हमने अभी रिसेंटली वेबसॉल को डिस्कस किया है, इन सभी से और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस चीज को। सो ये बेसिकली इनके केपेक्स के बारे में हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है,
तो ये जो चाइना में अभी एक इस रिमोट स्टार्ट हुए थे ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज को अलाउ कर दिया है इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए। सो देखिए, ये क्वेश्चन जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ टीडी पावर सिस्टम। ऐसा क्यों है? इफ यू कैन रिकॉल, जो मैंने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर डिस्कस किया था, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, उनसे पूछा गया था। तो दैट क्वेश्चन वाज एप्लीकेबल इन दैट केस। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि अहमदाबाद में एक ही उनका ओईएम है जो प्रोडक्ट बनाता है और वो ऑलरेडी इंडिया में है और उनके प्रोडक्ट्स जो है काफी समय के लिए ऑलरेडी बुक हो रखे हैं मार्केट में। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि टीडी पावर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है? सो अगेन आप इसको कनेक्ट कीजिए कि मैंने ये कहा कि टीडी पावर सिस्टम का जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली आपकी यूटिलिटी स्केल पे नहीं है। तो अब इंडिया के केस में अप टू 100 मेगावाट के लिए, अप टू 100 मेगावाट तक इनका चाइनीज प्लेयर्स को पहले से भी कोई इश्यूज नहीं थे। मतलब वो पहले भी इंडिया में आ सकते थे और हमने प्लांट लगा के बेचे थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, जितने भी हमने इनके प्रोडक्ट्स देखा, मैंने आपको अल्टरनेटर का एग्जांपल भी दिखाया था, तो आपने देखा कि इनके जो डीजल इंजन हो गए, अल्टरनेटर्स हो गए, वो लगभग 10 से 20 मेगावाट के बीच में रहते हैं। और मैंने क्या बोला, चाइनीज में जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है अप टू 100 मेगावाट ऑलरेडी अलाउड है। सो दे आर वर्किंग ऑलरेडी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेकंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए, आपने ये देखा कि इनका जो पूरा ऑर्डर बुक है या फिर जो रेवेन्यू स्प्लिट है, लगभग 75 से 80% आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट में आता है ना। तो अब इंडियन मार्केट को तो ये लोग लार्ज सेगमेंट में सर्व करते ही नहीं है, एक्सपोर्ट मार्केट में सर्व करते हैं। अब एक्सपोर्ट में जब आप सर्व करते हो, तो आपको क्या लगता है कि यूरोपियन मार्केट में क्या चाइनीज प्लेयर्स नहीं है? या फिर जो टर्की हो गया, या फिर जापान है, या फिर ओशियाना है, वहां पे आपके चाइनीज प्लेयर्स नहीं है? वो तो ऑलरेडी है ही ना। तो वहां पे वो लोग ऑलरेडी उस कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे हैं और कंपनी उस तरह से सर्वाइव कर रही है। सो द क्वेश्चन रिगार्डिंग की चाइनीज से इस कंपनी को कितना इंपैक्ट होगा, दैट इज टोटली फॉल्स। इस कंपनी को उस चीज का इंपैक्ट नहीं है। तो एक्चुअली जब मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देवर कंफ्यूज कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आप उस तरह से देखिए, इस चीज के बारे में जब हम लोग अटलाटना इलेक्ट्रिकल को डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो ये चाइनीज वाला हो गया। और ओके, इसके बाद ओके, ठीक है, अब हम लोग कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो गाइडेंस देखिए, तो गाइडेंस के बारे में अगर आपको देखना है ना, तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक लास्ट ईयर कुछ इनका 1200 करोड़ का रेवेन्यू आया था। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया था और उस 2200 करोड़ पर रेवेन्यू का गाइडेंस दे दिया था। अब बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वार्टर आई थिंक दे हैव डन 1274 करोड़ इन्होंने क्वार्टर 9 मंथ्स पे कर दिया है। सो जो बचा हुआ क्वार्टर है, तो इसमें कितना करना पड़ेगा इनको? लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ करना पड़ेगा। और अभी हमने बात किया कि ये लोग अपने जो प्लांट्स है उसको रैंप अप करने के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वार्टर फोर में लगभग 500 करोड़ 550 करोड़ करने की बात है। सो अपने गाइडेंस को तो फुलफिल करने में पूरा दिखता है, मार्जिन प्रोटेक्टेड है, अगेन फॉर द रीजन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो ये है, तो आई हैव मेड अ टेबल, तो लेट मी शो यू। सो ये देखिए, सो यहाँ पे आप देखिए, तो हमने जो एफ वाई 25 के बारे में लिखा है और एफ वाई 26 के बारे में लिखा है। सो अब आप इनका पैट का सभी का नंबर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट एफ वाई 26 नहीं है, इंपॉर्टेंट है एफ वाई 27 में प्रोजेक्ट करना। तो जो इन्होंने अभी कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है, लगभग 2200 करोड़ से लेकर 24 करोड़ दिया है। अब देखिए, ये इन्होंने गाइडेंस क्या सोच के दिया है? तो ये गाइडेंस इन्होंने बेसिकली निकाला है जो इनकी प्रेजेंट रैंप अप कैपेसिटी है। जैसे भी क्वार्टर फोर में लोग देख रहे हैं कि लगभग 550 करोड़ रैंप अप कर देंगे ना, तो 550 मल्टीप्लाई बाई 4, बेस्ड ऑन दैट इनका ये जो गाइडेंस है लगभग 2200 करोड़ दिया है। अब ये 2400 करोड़ कैसे दिया है? तो कंपनी कहता है कि क्वार्टर वन से उस प्लांट को और हम लोग स्वेट करेंगे और रैंप अप करेंगे, तो लगभग 600 करोड़ पर क्वार्टर करने की बात करते हैं। दैट इज बाई क्वार्टर वन ऑफ 27। तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वहां से बेसिकली 2400 करोड़ आपका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू दिख जाएगा बाय द एंड ऑफ एफ 27। अब ये क्या है? ये कंजर्वेटिव नंबर है। कंजर्वेटिव नंबर क्यों है? बिकॉज मैंने आपको अभी अभी बोला कि जो इनका थर्ड केपेक्स है, जहां पे काइजन मेथड का यूज करके बाकी ऑप्टिमाइजेशन करके वो लोग उसको 2600 से आई थिंक 2800 करोड़ करने की बात करते हैं। तो अब इससे कितना आगे बढ़ेगा वो तो हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे। सो ओके, तो अभी देखिए, आप इसको यहीं पे आपको एक चीज जाएगा, एफ वाई 26 में जो इनका रेवेन्यू और मार्जिन, रेवेन्यू और पैट का नंबर का ग्रोथ है, एक आप उस नंबर को देखिए, और एफ वाई 27 में जो ग्रोथ के नंबर है आप उसको देखिए। तो एफ वाई 26 में लगभग 40% के आसपास ग्रो कर रहे थे। एफ वाई 27 में ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 20 से 30% पे ये ग्रो करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरली देखा जाए तो 20% का ग्रोथ नंबर खराब नहीं है, बट ये कैपेक्स वाले बिजनेस में है। दूसरा चीज ये है कि ये अपने कैपेसिटीज को कितना लगा रहे हैं, अभी तो लगाने की बात नहीं है ना एफ वाई 27 तक। तो आपको ये दिखता है कि आने वाले समय में इनका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है आपको। थर्ड चीज, अभी अगर आप देखोगे ना, साइक्लिक बिजनेस है, तो पिछले कुछ समय में जैसे वैल्यूएशंस वगैरह अगर आप देखोगे ना, सो वैल्यूएशंस जो है इस बिजनेस का काफी ज्यादा है। तो आपको वो पैरामीटर भी देखना है व्हेन यू आर लुकिंग अ बिजनेस एंड कंपेयरिंग इट विद अदर प्रोस्पेक्ट्स। अब इसके अलावा और आप कुछ और भी चीजें देखेंगे ना, सो ओके ओके, तो यही चीज है। मतलब बेसिकली आपको जब इस बिजनेस को देख रहे हो तो आपको इसके वैल्यूएशंस वाले फैक्टर को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप इसका पेग रेशियो देखोगे ना, तो पेग रेशियो बेस्ड ऑन द अर्निंग्स व्हिच दे आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर एज वेल एज जो अपकमिंग ईयर में करेंगे, तो उससे पेग ऑफ कोर्स काफी ज्यादा दिखता है मुझे, क्योंकि 20% पे ये ग्रो करने की बात करते हैं नेक्स्ट ईयर में, और अभी 40% ग्रो होगा, और आई थिंक प्रेजेंट पी इनका 50-60 के बीच में है। सो आपको उस कंटेक्स्ट में देखना है कि भाई एक आप साइक्लिक बिजनेस को भी देख रहे हो, ऑफ कोर्स बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग टू
फील एंड अंडरस्टैंड है, तो उस चीज़ में अच्छा दिखता है। बट अगेन आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में और कैसे स्ट्रक्चरल प्लेज़ है, और अभी तो इतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो गया है, तो आपको अलग-अलग सेक्टर्स देखना है, आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी है, कहाँ पे अगर आप साइक्लिक बिज़नेस भी देख रहे हो ना, तो इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली। आपको ये देखना है कि कितने समय का उस साइकिल में अगर क्या ऐसा कुछ अल्टरनेटिव है जहाँ पे आपको और एक लंबे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेसिकली टाइम के लिए आपको वहाँ पे बिज़नेस की टेलमेंट्स वगैरह दिखते हैं। तो आपको उस तरह से बेसिकली कंपैरिज़न करना पड़ेगा। हम और बिज़नेस डिस्कस करेंगे। और तीसरा चीज़ क्या होता है, अभी मार्केट में इतना पिछले कुछ समय में इश्यूज़ रहे हैं, तो उससे आपको ये दिखता है कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल प्लेस है, तो वहाँ भी आप देखिए। और एक ओवरऑल जब आप पूरे सेक्टर को देखते हो ना, तो अपने पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए कि अपने आपको उसके अकॉर्डिंग अपने बेस्ट प्लेयर्स को चूज़ करना है। तो ये थोड़ा-सा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके बारे में बात होगी। सो आई होप कि आपको समझ सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।